यस सर। चलिए लास्ट डे हमने कुछ कुछ चीजों पे काम किया था ना, क्या क्या काम किया हमने, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, उसी पे कुछ को और क्वेश्चंस हम करके इसको निपटाते हैं आज। ठीक है, उसके बाद हम कोशिश करेंगे मॉडर्न भी हमारा जल्दी शुरू हो और खत्म हो। ठीक है, तो लास्ट डे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे बेस्ड ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस, इस तरह का इंडिकेटेड डायग्राम पे, राइट? यस सर। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन एक जल्दी से देखो आपको कितनी बातें याद है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो कितनी चीजें आपको याद है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर क्वेश्चन है आपका कि ये एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम है, और इस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के डायग्राम में ये आपका इस पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4 पी नॉट, और यहाँ पर जो प्रेशर की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू पी नॉट, यहाँ पर जो वॉल्यूम की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू वी नॉट, और यहाँ पर जो वॉल्यूम की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 4 वी नॉट। ठीक है, इस प्रोसेस में ये साइक्लिक प्रोसेस है, अनडाउटेडली इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। तो इस वाले प्रोसेस में आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन, एंड आई विल टेल यू कि आपको वर्क डन कहां से कहां तक कैलकुलेट करना है, किस कहां से किस पार्ट में। तो मान लो कि इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करता हूं, इस पॉइंट को ए कह लो, उस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए बी कह लो, यहाँ पर इसके सामने वाला पॉइंट सी कह लो, और इस सामने वाले पॉइंट को डी कह लो। तो यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम ए बी सी, मतलब ए बी सी वाला पाथ, इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। दूसरा यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम सी टू डी ए, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन। और तीसरा पार्ट आपको साइकिल का वर्क निकालना है, मतलब इस पूरे साइकिल का वर्क डन निकालना है, वर्क डन इन द होल साइकिल। ठीक है, यस सर। विल यू अटेम्प्ट, हरी अप। WABC निकालना है, A से B नहीं ना, मतलब ABC साथ में पूरा। हाँ साइकिल पूरा, में। मतलब ऊपर वाला जो पाथ है, इसको आप चाहो तो इसको मैं अलग कर देता हूँ आपके लिए, कि अगर ये पूरा वाला पाथ है, ये ऐसे है, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, एंड दिस इज गोइंग अप टू 4 पी नॉट। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका नीचे वाला पार्ट है, वहां पर ये पी नॉट है, तो उसको मैं यहाँ पर शो नहीं कर पाऊंगा। और ये वाला जो टर्म है ये वी नॉट है, और ये वाला टर्म जो है वो 4 वी नॉट है। इसका अगर ये नीचे वाला पार्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट है। ठीक है, तो हाउ विल यू कैलकुलेट द वर्क डन इन दिस केस इन द path एरिया A, अंडर B, द C? पाथ। Yes, of course, area under the path, but how will you calculate that area? My question is, how will you calculate that सर वो area? सेमी सर्कल का ले लूंगा, उसमें जो रेडियस होगा वो 3/2 V0 हो जाएगा। फिर से बोलना। ABC में, ABC वाले में सेमी सर्कल हम्म ले लूंगा, तो इसमें हम्म इसका डायमीटर 3V0 है, 3V0/2 हो जाएगा इसका एरिया, और प्लस ये जो इसके नीचे जो रेक्टेंगल कवर हो रहा है। तो मतलब उसमें जब डायमीटर आप लोगे, तो डायमीटर 3, बस यही चेक करना है सर, यहीं पर लॉजिक है, डायमीटर आप लोग। मुझे एक बात बताओ, दोनों जो केसेस हैं आपके, हॉरिजॉन्टल डायमीटर और वर्टिकल डायमीटर, इन दोनों, यस सर। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक रिप्लाई कर दो। हाँ, हॉरिजॉन्टल डायमीटर और वर्टिकल डायमीटर आर दे सेम? हाँ भाई, नहीं सर, जरूरी नहीं है। जरूरी तो नहीं है, क्योंकि वहां प्रेशर है और वहां वॉल्यूम है। यस सर। ठीक है, तो क्या करोगे सर, यहाँ पर एरिया विल बी पाई ए बी, मतलब वो जो सेमी सर्कुलर पार्ट हाँ है। हाँ हाँ, ये हाँ, सर आपने याद आया, बताया था। एरिया हाँ। ऑफ एलिप्स। यस सर। अब करो। तो सर अगर हम इसमें एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए मिलके करते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा रफ्तार में। तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे, याद रखिएगा, एरिया एरिया का जो फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है, द फॉर्मूला फॉर द एरिया इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई ए इंटू बी, दैट इज बेसिकली द एरिया ऑफ एलिप्स। तो आधा एलिप्स हो जाएगा, तो उसका वैसे एरिया ऑफ द एलिप्स होता है ना, a/2 इंटू b/2 इंटू पाई,
अब वही जब सर्कल बन जाता है तो वो ए और बी इक्वल हो जाते हैं तो आप लिखते पाई आर स्क्वायर। खैर, है ना? तो देखिए सर, यहाँ पर वर्क डन इन A to B to C will be equal to pi into 3V naught by 2 because this will be 3V naught। यस सर, और और 3p0/2। हाँ। ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल हो रहा है। हम्म। और ये क्या लिखेंगे आप? ये आप लिखेंगे 3P 3p0/2। naught by 2। यस सर, 9/4 ठीक p है ना? प्लस ऑफ p0 प्लस ऑफ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ हम्म। रेक्टेंगल आप लिखेंगे तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा? पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे आ जाएं। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? ये बोलो बोलो बोलो। एक मिनट सर, ये हो गया 3/2 p0 और ये हो गया p0। ऑब्वियसली इसको अगर हम देखेंगे तो ये 5/2 3 p0 हो जाएगा। P naught by 2 हो जाएगा, हम्म। है ना? और ये वाला टर्म अगर हम देखें, ये वाला तो ये हो गया, ये हाइट इतनी हो गई 3P naught by 2, और ये वाला तो 3V naught हो गया सीधा सीधा। यस सर। ये 5 सॉरी, ये वाला ये टर्म कितना होगा? ये 5/0 0 से 5 सॉरी 5P naught by 2, 5p0/2 आएगा। 5P naught by 2। तो ये कितना हो गया? 5P naught by 2 into 3V naught, ये तो आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अब ये जो भी ऐड करके जो आंसर आ जाए वही इसका वर्क डन है, उस वाले पार्ट का। ठीक है। यस सर। अच्छा, सेकंड पार्ट का कैसे निकालेंगे आप? वर्क डन फ्रॉम C to CD। सर वो माइनस कर दूंगा सेम चीज, पूरे जो रेक्टेंगल आ रहा है उससे सेमी सर्कल ठीक है, मतलब पूरे रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देना। माइनस कर देंगे। ठीक है, W एंड बिकॉज इट इज द केस ऑफ कंप्रेशन, तो आप ऐसे लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ वर्क डन फ्रॉम C to D to A। इसमें पहले तो माइनस साइन में लगा रहा हूँ बिकॉज इट इज द केस ऑफ कंप्रेशन, बिकॉज वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे 5P naught by 2 into 3V naught, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो वही रहा। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको? तो यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। यस सर। ठीक है, अब एरिया ऑफ द सेमी सर्कल अगर आप लिखेंगे तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल कितना होगा सर? सर निकालो तो यही तो हो गया, पाई 3v0/2 3p0/2। पाई 3v0/2 इंटू कितना है? 3p3p0 naught by 2। ठीक है, यही p0/2। हो जाएगा या और भी कुछ आएगा इसमें? सही, ये माइनस कर दे, सही यही होगा। सर यहाँ 3p0/2 नहीं होना चाहिए? हाँ, वो p naught होना चाहिए, सॉरी, जो p naught है उसको p naught कर लीजिए एक को। पक्का यही होगा? यस सर, रेक्टेंगल में से सेमी सर्कल माइनस कर दिया, यही होगा। CD अंडर द एरिया अंडर द। ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक की, वो लेंथ आपकी क्या होगी? ये वाली लेंथ कहाँ चले गए हम? यहाँ चले गए, यहाँ ये वाली लेंथ का क्या लिखेंगे आप? ये वाला आप लिख रहे हैं ना, तो ये वाला अगर आप लिख रहे हैं तो ये P naught है सर। ठीक है, ये वाला लेंथ आप लिख रहे हैं तो ये P naught, यहाँ से P naught से हम यहाँ तक गए हैं, तो ये टोटल लेंथ कितना था? हाँ, यही होगा 3P naught V naught। कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ मैं? नहीं, सही कर रहा हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, यस सर। ठीक, तो आगे बढ़े। यस सर। ये तो हमारा वर्क डन हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन कर लें। सर अगर साइकिल की वजह से कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ, साइकिल का अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो साइकिल के लिए हम क्या लिखेंगे? तो साइकिल के लिए हम एलिप्स का एरिया लगा दो। तो मैं लिख देता हूँ साइकिल का भी वर्क डन साइकिल। ये IAB। इरेज कर दूं तो अब हाँ मतलब कहो वही। तो इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं। सर समझ गया मैं, मतलब जो इसका एरिया इनक्लोज्ड है वही हो जाएगा ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है। साइकिल का मतलब होता है एरिया ऑफ द साइकिल। मतलब ठीक है अगर सर। आपको पूरे में साइकिल का ये निकालना है, मतलब ये एरिया ऑफ द साइकिल। और इसको अगर आप लिख रहे हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसको आप पूरे के लिए आप सिंपली एरिया ऑफ द साइकिल निकाल लेंगे, और एरिया ऑफ द साइकिल यहाँ पर एलिप्स है तो एलिप्स का एरिया निकल आएगा। ठीक है सर।
ठीक है, तो एलिप्स का एरिया यहाँ पर क्या होएगा? पाई ए बी, मतलब वही। पाई बाय 4 ए बी होता है ना शायद, मतलब ये अगर आप पूरे साइकिल का लिखेंगे तो क्या ये आंसर आएगा? देखो जो मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ मैं लिख रहा हूँ पाई इंटू 3v0/2 multiplied by 3p0/2. This will यस be the सर, area of the cycle. यस सर, पाई ए बी वही होगा। ठीक है, अच्छा मैंने ना आपको एक रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बार बार मेरे दिमाग में बात खटक रही थी। एरिया ऑफ कंप्लीट साइकिल जब आप पूरा एलिप्स ले रहे हैं तो आपने एक इसको माना है, इसको माना है, ठीक है, यहाँ देखिएगा ए आपने इस पूरे को माना है, राइट, ठीक है, तो उसका हाफ किया ना आपने, तो उसका हाफ ये a/2 यही तो करा आपने। एरिया ऑफ द एलिप्स यही होता है ना, रेडियस ए, अगर ये पूरा ए है तो इसका a/2 लेते हैं, और पूरा बी है तो उसका b/2 लेते हैं, यही तो लेते हैं ना एरिया ऑफ एलिप्स। मतलब एक्चुअली में यस एरिया ऑफ सर, एलिप्स इज इक्वल टू पाई/4 मल्टीप्लाइड बाय a इंटू बी होता है, एम आई राइट? यस सर। ठीक है, हाँ सर, तो वो ए बी में माइनर हाँ और मेजर एक्सिस नहीं बोल के ना, वो जो अलग अलग दो डिस्टेंट रेडियस आ रहे हैं वो बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हुई है, हाँ, वरना यही तो होता है इसलिए मेजर में। इसको, तो ये 1/2 लिखा जाएगा ना, अगर हम इसको, अगर इसको हम ये सिंपली ए कह रहे हैं, और ए पाई इंटू ए इंटू बी हम यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ इसका ये हाफ हो जाएगा या नहीं होगा सेमी सर्कल के लिए? यस सर। ठीक है, तो उसमें रेक्टिफाई कर लो, यहाँ भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो और पीछे वाले केस में भी। क्योंकि अगर हम एरिया एलिप्स में ये जो ए है उसको हम ये मान रहे हैं ना रेडियस, लेकिन सर मतलब एक तरह से। हमने जब हम्म डिस्टेंस निकाला ना, जैसे हम्म बी डी का जो अगर मिड पॉइंट देखें हम, हम्म सर में से वो 5p0/2 हो जाएगा सीधा। ना, बीडी का जब हम निकालेंगे तो नहीं, हाँ मतलब बीडी का उसमें अगर हम निकालेंगे तो मान लो से बी मान लो ना हम्म सर, तो 5p0 हम्म बाई 2 आ जाएगा। समझा नहीं, 5p0/2 कहाँ कह रहा है? तो ये वाला, हाँ ये वाला जो आप निकालेंगे, तो ये रेक्टेंगल के लिए अगर आप देखेंगे तो ये पूरी यहाँ से आप यहाँ से मेजर करेंगे ना, बट अगर आप इस पॉइंट से यहाँ तक जा रहे हैं, इस पॉइंट से आप यहाँ तक जा रहे हैं, तो इस पॉइंट से यहाँ तक के लिए तो ये प्रेशर जो है वो 3p0 है ना, सीधा लेंथ तो 3p0 अच्छा, होगी हाँ ना, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। समझ रहे हो? तो इसीलिए हाँ, तो वो हाफ हो जाएगा सर। यस सर, ठीक नहीं है। समझे? ठीक है सर, ठीक हो है, गया। आगे बढ़ूं? यस सर। चलो आगे बढ़ता हूँ सर। नहीं सर, क्वेश्चन, बोलो आगे। हाँ ठीक है सर, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम फिर से। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक क्वेश्चन है सर हमारा, कि कुछ थोड़ा अजूबा सा डायग्राम मैं बनाऊंगा, यहाँ देखिएगा इस डायग्राम को धीरे ध्यान से, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे छोटा, ये ऐसे, ये छोटा और ये बड़ा है, सब स्ट्रेट लाइन से याद रहे। ये साइक्लिक प्रोसेस है फिर से, इसमें ये साइकिल ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। आपसे बोला गया है कि सर ये जो है हमारा, दिस इज 4p0, ये हमारा जो गिवन है ये मिड पॉइंट इट इज 2p0, यहाँ पर हमें गिवन है कि दिस इज p0, यहाँ पर हमारा जो वॉल्यूम है दैट इज v0, यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम है दैट इज 5v0। आपको इस साइकिल का वर्क डन निकालना है, वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, इन साइकिल, ये जो साइकिल आपको शो की गई है इसमें आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है ध्रुव भाई, यस करोगे? सर, यस सर। कर लो, जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ है v0 5, इसका आपको वॉल्यूम का इंडिकेट नहीं किया है। सर ये जो बीच में छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है, उसका जो मतलब जो जो इनकी कॉमन वर्टेक्स है, वो मिड पॉइंट दे रखी है उसके दोनों की। हाँ, तो जाहिर है कि P0 2p0 और वहां से 4p0 है, ये मिड पॉइंट।
चलो सर करें, ये कर रहे Yes, हो? अच्छा वर्क डन अगर हम लिखेंगे तो यही तो एरिया दोनों ऐड करनी है हमने, yes sir, ध्रुव। yes sir. इन द केस ऑफ वर्क डन वी हैव टू ऐड दीस टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स। चलो एरिया लिखते हैं। इस वाले की एरिया लिखने के लिए मुझे ये ट्रायंगल है तो ये इस ट्रायंगल की हाइट हो गई और ये वाला इस ट्रायंगल का बेस हो गया, करेक्ट है। और इसी तरह से अगर हम इस ट्रायंगल के लिए लिखें, इस वाले ट्रायंगल के लिए, तो ये इसका बेस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। और दोनों को हमने क्या करना है, तो दोनों को हमने एक एरिया ऑफ द साइकिल निकालना है। तो इस बात को समझो, अगर आप इस साइकिल को देखो, इसमें एक बात समझनी पड़ेगी आपको। ये साइकिल है बट ऊपर वाला जो पार्ट ऑफ द साइकिल है और नीचे वाला जो पार्ट ऑफ द साइकिल है, इन दोनों की एरिया यहाँ पर ऐड नहीं होगी सर, यहाँ पर एरिया सबट्रैक्ट होगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अब ये लॉजिक समझ लेना, ठीक है। अभी जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया या उससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे आप किसी भी साइकिल को देखो, चाहे आपने प्रीवियस क्वेश्चन करा हो ऐसे, आप किसी भी साइकिल को देखो, या हमने एक क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आपको ऐसा कराया होगा, या हमने साइकिल ऐसा लिया होगा, कोई सा भी साइकिल, तो उसमें आप देखेंगे तो इट वाज अ क्लोज लूप। अग्रीड? Yes sir. सर जो भी साइकिल बन रही थी वो क्लोज थी। अब ध्यान से देखिए, है ना, सारी साइकिल्स क्लोज है, ठीक है। मतलब एक ही डायरेक्शन है ना, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी है भाई, एक ही डायरेक्शन है। यहां अगर आप देखोगे तो इस वाले ऊपर वाले पार्ट को देखो, यहां से आप ऊपर वाले पार्ट को देखो तो इट इज क्लॉकवाइज, और नीचे वाले पार्ट को देखो एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं। Yes sir. समझ में आ रही है बात? एरो के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ऊपर वाला क्लॉकवाइज है और नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ऊपर वाला क्लॉकवाइज, नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा इस केस में? एरिया ऐड थोड़ी होगी, एरिया सबट्रैक्ट होगी। Yes sir. समझ आई बात? क्योंकि दोनों का Yes वर्क sir. डन पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको दो साइकिल दे दी जाए, अब ऐसा क्वेश्चन कैसे भी फॉर्म कर सकता है आपके लिए, आपसे कहे कि भाई ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दे के दो साइकिल बना दे आपको कहीं पर भी, तो दो साइकिल के केस में आपको हमेशा याद रखना है कि आपको ये देखना है कि दोनों साइकिल का जो डायरेक्शन है वो सेम है या नहीं है, दोनों क्लॉकवाइज है या दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐड होगा। अगर एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐड नहीं होगा बल्कि सबट्रैक्ट होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए अब इसमें एरिया वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो हाफ इनटू बेस, इसका बेस अगर लोगे तो वी नॉट और 5 वी नॉट, डिफरेंस ले लो, 5 वी नॉट माइनस ऑफ वी नॉट दैट इज इक्वल टू 4 वी नॉट। एम आई राइट? और Yes यहां sir. से यहां तक का प्रेशर, यहां से यहां तक का प्रेशर, तो 2 पी नॉट से 4 पी नॉट गया है, तो यहां से यहां तक का प्रेशर कितना हो गया? 2 पी नॉट। सीधी सीधी सी बात, माइनस ऑफ हाफ। इस ट्रायंगल के लिए लिखे, इसको मान लीजिए V1, इसको मान लीजिए V2, बिकॉज हमें इसका ये वाला लेंथ गिवन नहीं है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, वॉल्यूम इंडिकेट नहीं किया उसने, तो इसको हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1, ऑल्दो इट इज अननोन, आई विल हैव टू फाइंड आउट दैट, ठीक है। और ये वाली हाइट हमें गिवन है P नॉट से 2 पी नॉट, ठीक है भाई, Yes sir. ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। अब एक ही चीज अननोन है, वो है ये वी नॉट माइनस ऑफ 2 वी नॉट। अगर ये टर्म पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। Yes sir. अब चलो थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगा लेते हैं। ध्रुव भाई, क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर कहा जा सकता है? Similar. Yes sir. पक्की बात? Yes sir. भाई ये एंगल के बराबर ही होगा, तो सेम लाइन ही तो वहीं से जा रही है, Yes ठीक है। sir. और ये वाला एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो साइड के रेशियो इक्वल किए जा सकते हैं। आप Yes sir. साइड के रेशियो अगर इक्वल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सर 4 वी नॉट अपॉन V2 माइनस ऑफ V1 इज इक्वल टू 2 P नॉट अपॉन P नॉट। तो यहां से आपको V2 माइनस ऑफ V1 की वैल्यू निकल आएगी। V2 माइनस V1 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2 V नॉट आ जाएगी, देखिए तो, 2 V not. Yes sir. और ये हाँ. ठीक है। उठा के पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है सर। Yes क्वेश्चन sir. में कॉन्सेप्ट क्या सीखने वाला था कि अगर ऐसी कोई साइकिल है जिसमें ऊपर वाला क्लॉकवाइज और नीचे वाला क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा? तो उस केस में अपने को खेल खेलना पड़ेगा। कैसा? तो खेल खेलना पड़ेगा सर इस तरह का, ठीक है, कि एक अगर हम वर्क को पॉजिटिव मानते हैं तो दूसरे वर्क को हम निगेटिव मानेंगे। Yes sir. ओके, इरेज कर दूं, आगे बढ़े? Yes sir.
ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन करा के खटाखट उसके बाद फिर मैं साइकिल के प्रोसेस पे बात करूंगा, मतलब वो जो कार्नोट्स वार्नोट्स टाइम पास बातें हैं उस पे आऊंगा, बट उससे पहले एक दो और छोटी छोटी चीजें, मतलब एक दो और क्वेश्चंस कर लो अच्छे से। मान लो कि टेम्परेचर इज गिवन एज टी नॉट प्लस ऑफ 2v। आपसे बोला गया कि इनिशियल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज पी नॉट वी नॉट एंड दिस हैज बीन टेकन टू पी एंड टू वी नॉट। ठीक है, आपको बताना है फाइंड वर्क डन। फाइंड वर्क डन, इस प्रोसेस में आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा। ठीक है, फाइंड वर्क डन, और नंबर ऑफ मोल्स जो आपको दे रखा है वो 1 दे रखा है, और टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर इज गिवन एज टी नॉट प्लस ऑफ 2v। इसका मतलब है वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, इसका मतलब है कि प्रोसेस के बारे में आपको पता नहीं है। यस सर। ठीक है, करो। करो, कैसे करोगे? क्या यहाँ पर बेसिकली आपको प्रोसेस के बारे में पता नहीं है, तो क्या आप यहाँ पर कोई प्रोसेस यूज कर सकते हो, मतलब एडियाबेटिक, आइसोबेरिक, ऐसा कोई प्रोसेस यहाँ पर लगा सकते हो? नहीं सर। बिल्कुल नहीं लगा सकते हो, तो क्या होगा सर, कैसे निकालेंगे वर्क डन? सर ये पी नॉट से पी नॉट वी नॉट से पी कॉमा टू वी नॉट। हाँ, कुछ भी ले लो, तो क्वेश्चन में कहो तो 2p नोट कर दूंगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। बट ये कुछ जनरल p ले लिया ताकि आपको जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं मिले। सर फिर वो एनआरटी वाले रिलेशन में चेंज कर लेते हैं ना इसे। ऑब्वियस सी बात है, तो करो, खट से करो, खट से करके वर्क डन बता दो एकदम। नहीं, इसको प्रेशर को ना p नॉट ही रहने दो, वरना मुश्किल हो जाएगी। प्रेशर को p नॉट ही रहने दो और 2v नॉट कर लो इसको। प्रेशर p नॉट ही है, वॉल्यूम 2v नॉट हो गया, ठीक है सर। बट टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वर्क डन निकालना है। सर जब प्रेशर कांस्टेंट कर दिया हमने। नहीं, प्रेशर कांस्टेंट नहीं, प्रेशर कांस्टेंट नहीं, तब तो खेल ही खत्म हो जाएगा, मैंने क्वेश्चन फिर चेंज तो कर दिया। वी केम टू द फाइनल क्वेश्चन नाउ, सॉरी, तब तो क्वेश्चन का एसेंस ही गायब हो जाएगा। हाँ फिर पी डेल्टा भी लगा देंगे ना सीधा। तो लगा के आंसर बता दीजिए। पी नॉट वी नॉट हो जाएगा। अच्छा सर वो पी हो गया दोबारा, ठीक है। हाँ, वो पी है, क्योंकि अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रख दूंगा तो पूरा क्वेश्चन का एसेंस ही गायब हो जाएगा, फिर तो क्वेश्चन बचा ही कुछ नहीं, फिर यस तो टेम्परेचर का कोई यूज ही नहीं होगा, तो इसलिए वो पी कर लीजिए उसको ना। ओके सर। सर जो टी टेम्परेचर दिया है वो दूसरी वाली पोजीशन वाला दिया है। T is T naught which is the initial value of temperature, कि अगर मान लो वॉल्यूम इज 0 तो जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर हमारा टी नॉट है, तो दिस इज इनिशियल टेम्परेचर। अब हमसे कहता है कि इसका जो है टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम, इसका मतलब है कि टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर सर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब कि हमारा टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है, प्रेशर क्या हुआ है हमें पता नहीं, मतलब लेकिन प्रेशर फाइनल चेंज हुआ है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो प्रेशर भी हमें नहीं पता, हमारा जो टेम्परेचर है वो भी वेरी कर रहा है, और उसके साथ साथ हमारा वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है। सर एक मिनट में थोड़ा समझ गया। समझ गए? हम्म। तो समझ गए तो खटाक से, एकदम खटाक से, क्योंकि और भी चीजें करनी है।
सर टी को पीवी अपॉन एनआर करके इंटीग्रेशन कर सकता हूँ ना, पीवी तो चलो होता है। हाँ बिल्कुल कर सकते हो इंटीग्रेशन, चलो मिलके कर लेते हैं। समझिए बिल्कुल आप सही लॉजिक लगा रहे हो, बट आप करने सॉल्व करने में बस हेजिटेट हो रहे हो। सर बिल्कुल सही, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम लिखेंगे तो पी की वैल्यू हम लिखेंगे एनआरटी बाई वी, ये लॉजिक हमें यूज करना है। अब देखिए हमें प्रेशर चाहिए, तो प्रेशर अगर हमें चाहिए तो वॉल्यूम टेम्परेचर यहाँ पर वेरिएबल है, तो प्रेशर के लिए हम ऐसे, और अगर हमें इंटीग्रेट करना है, क्योंकि वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन निकालने का तरीका यहाँ पर यही हो सकता है सर जो जनरल है। आपको मालूम है कि चाहे प्रोसेस कोई सा भी हो, वर्क डन पीडीवी तो लिख ही सकते हैं ना, ठीक है। और कहां से कहां तक हमारा वॉल्यूम चेंज होगा, वी नॉट से टू वी नॉट, मतलब हम वॉल्यूम का वेरिएशन हमें पता है, इसलिए हम वॉल्यूम के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे, बट उसके लिए प्रेशर हमें पता करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये कैसे लिखें सर, हम कुछ नहीं करेंगे, एन आर अपॉन वी एज इट इज, टी की जगह हम लिख सकते हैं टी नॉट प्लस ऑफ टू वी। कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें? नहीं, ठीक है। एन की वैल्यू आपको 1 दे दिया है, तो इसका मतलब P इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई वी टी नॉट प्लस ऑफ टू वी। कुछ नहीं करना है, इसको उठा के कहाँ रख दो, यहाँ। तो वर्क डन इस प्रोसेस में कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इस प्रोसेस में हो जाएगा सर आर बाई वी इंटू टी नॉट इज एन इनिशियल टेम्परेचर विच इज ऑब्वियसली अ कांस्टेंट वैल्यू इंटू टू वी इंटू डी वी। कहाँ से कहाँ तक सर, वी नॉट से टू वी नॉट। क्या इंटीग्रेशन कर लोगे? यस सर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन बिल्कुल आप कर सकते हैं, आपको ये इंटीग्रेशन कैसे करना है ये पता है, ठीक है। मूविंग ऑन, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो इससे पहले कि मैं आगे बात करूं। यस सर। ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो मिलके करते हैं, फिर उसके बाद एक और चीज को समझते हैं पहले, फिर हम आगे की बात करेंगे। तो देखिए इसको इरेज कर दूं ध्रुव। यस सर। अब देखो मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट पूरा तो नहीं लिखूंगा, सिंपली उसमें जो डेटा और इन्फॉर्मेशन है उस पर बात कर रहा हूँ कि कोई सिलेंडर है जिसमें 2 मोल ऑफ गैस है, n इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, और मोनो एटॉमिक गैस है, मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक, ठीक है। मोनो एटॉमिक डायटॉमिक इसके अकॉर्डिंग गामा की वैल्यू बदलती है, क्योंकि सीपी और सीवी की वैल्यू बदलती है, ठीक है। और ये आपको केमिस्ट्री में भी सिखाया गया होगा कि मोनो एटॉमिक होगा तो गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीपी कैसे होता है, ये याद है आपको या भूल गए डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में? यस सर, F/2+1 वाला। बिल्कुल 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 सही। तो n इज इक्वल टू 2 मोल्स है सर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2, गैस मोनो एटॉमिक है, और गैस का जो इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 6 पास्कल है सर, ठीक है। और इनिशियल टेम्परेचर जो है सर वो 300 केल्विन है। आपसे कहता है कि गैस एक्सपैंड हो रही है until the volume of it becomes double. Gas expands till its volume becomes डबल, तब तक जब तक इसका वॉल्यूम डबल नहीं हो जाता, ठीक है। तो आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वर्क डन, आपको निकालना है कि वर्क डन कितना होगा अगर इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। सिंपल सा क्वेश्चन, देखूं कितना याद है आपको। दूसरा, द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। जल्दी से, दोनों केस में आपको वर्क डन फाइंड करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, और आपको गामा के लिए आपको ये भी पता है कि कौन सी गैस हम ले रहे हैं, ठीक है। तो उसे आपको वर्क डन निकालना है। करोगे? कर यस सकते सर, हो, बिल्कुल थोड़ा कर सकते हो। फॉर्मूला याद नहीं है। मैं बता देता हूँ, गामा की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो 5/3 आएगी। यस सर, गामा की 5/3, हाँ, 5/2R अपॉन 3/2R। हाँ मतलब तो ये 5/3 आती है मोनोएटॉमिक हाँ। गैस के लिए गामा की वैल्यू, यस सर। ठीक है। तो अब कैसे करें, सोचना तुम्ही को है। पहले हमने प्रोसेस को कौन सा लिया, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में वर्क डन कैसे लिखते हैं? आइसोथर्मल में एक मिनट, पी पी डेल्टा वो आता है फिर। भूल लो ना फॉर्मूला, सर एक गलत मिनट। बात है। हाँ, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना इस समय पे आके। NRT ln/V2/V1 वही होगा। वेरी गुड। और एल को हम हमेशा जनरल लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 2.303 log V2/V1। 2.303 में कन्वर्ट करेंगे, तो 2.303 में कन्वर्ट कर लो, और कन्वर्ट करके बताओ कि कन्वर्ट कर लोगे, और उसके बाद सॉल्व करो। मैं तुम्हें लॉग भी रटवा देता हूँ। सर इससे अच्छा LN ही रट लेता हूँ ना। एल मत रटो, एल में कंफ्यूज चलोगे। अच्छा अच्छा, ओके। या एल रटोगे। एक्सपोनेंशियल सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगी ना थोड़ी। एक्सपोनेंशियल लॉग वन सॉल्व की करने वैल्यू,
log 1 की नहीं नहीं, वैल्यू बताओ। log 1 की तो 0 होती है, मैं कह रहा हूँ एक्सपोनेंशियल सॉल्व करने में हेल्प हो जाएगी ना, ln ठीक है, तो याद log करने के रट बाद। लो, log रट लो। log 2 की वैल्यू देखो, कुछ मैं इससे पहले कि आगे सॉल्व करूं, इसमें कुछ चीजें याद रखना लॉग के केस में, है ना। log 1 सबको याद रहता है 0, 0। log 2 रटना पड़ेगा तुमको 0.301, और इसका यूज भी होता है बहुत जगहों पे, यस सर। ठीक है। तो ये तो रटना पड़ेगा आपको। log 3 रटना पड़ेगा आपको 0.477। अगर ये रट लिया आपने तो आप देखिए, log 4 आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यस सर, 0.602। 2 log of 2 लिख लेंगे, ठीक है। यस सर। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर log 5 को याद करना पड़ेगा, log 5 आपको याद करना पड़ेगा 0.699, ठीक है। अगर आपने log 5 रट लिया तो फिर log 6 याद करने की जरूरत नहीं है, यस सर, log ठीक 2 है। प्लस log 3। log 2 प्लस log 3। अब एक और log आपको रटना पड़ेगा, log 7, ठीक है। log 5 आपको याद करना है, log 7 आपको याद करना है। log 7 की वैल्यू 0.84। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आपको 4 सिर्फ याद रखना है। फिर अब log 8 लिखना हो तो हम 2 का क्यूब लिख 2 सकते क्यूब हैं, log 9 लिखना log हो तो 3। 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस सर। और log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है सर। तो ये यस सर। ऐसे याद रख लेना। अब आपको अगर डेटा ऐसा दिया जाता है ना कि आपको सॉल्व करके ना log 2 और log 3 आए, तो मतलब आप टेबल वेबल देखोगे एग्जाम में, टाइम पास करोगे, तो उससे ज्यादा बेहतर तरीका क्या है कि आप इसको रट लो सीधा सीधा। केमिस्ट्री में भी यूज हो जाएगा, फिजिक्स में भी यूज होना है, यस सर। ठीक है सर। तो इसलिए आप सीधा इसको रटो। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अभी अगर मैं इस क्वेश्चन पे आऊं, तो हमें मालूम है कि भाई वॉल्यूम वॉल्यूम दे रखा है, सीधी सी बात। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम सिंपली लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2.303 nRT log ऑफ V2 by V1, ठीक है। अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस कह रहा है हमसे पहले केस में, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमारा टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, यस सर। ठीक है। इसका मतलब क्या लिख देंगे हम, 2.303 मल्टीप्लाइड बाय कितना, तो मल्टीप्लाइड बाय ये n की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो n की वैल्यू हमें दे रखी है 2 मोल्स, मल्टीप्लाइड बाय 8.3 इज द वैल्यू ऑफ r। टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में ऑलरेडी दे रखा है, तो 300 log ऑफ 2 लिख लो, क्योंकि V2 यस। डबल हो जाएगा V1, है ना। तो V2 by V1 log ऑफ 2, कोई दिक्कत? नहीं सर। तो इससे जो भी वर्क डन आ जाएगा वर्क डन। यस सर। आगे बढ़ूं, इरेज कर यस दूं। सर। यस सर। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। मेन मुझे दूसरा पार्ट सिखाना, विच इज एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस, अब देखो बेटा, कुछ तो फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करूं, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन इन एरिया, तो आपको याद है वर्क डन इन एरिया आप लिखते हैं एन आर इंटू T1 माइनस ऑफ T2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस ऑफ 1, और अगर T2 माइनस T1 लिखेंगे तो आप नीचे लिखेंगे 1 माइनस ऑफ गामा, यस सर। ठीक है। आप चाहे ऐसे लिख लें या वैसे लिखें, आपकी मर्जी है। बट इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आइसोथर्मल था तो हमें टेम्परेचर के साथ कोई इशू नहीं था, बिकॉज टेम्परेचर हैज टू बी कांस्टेंट एट 300 यस सर। केल्विन, तो हमने टेम्परेचर फाइंड वाइंड नहीं किया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यू नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ T2 आल्सो। T1 आपको पता है 300, T2 चाहिए आपको। तो अब क्या करेंगे सर, आप अब आपका दिमाग चलना चाहिए। सर हमें एक चीज पता है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो डबल हो रही है, ठीक है, और मोनो एटॉमिक गैस है। तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमें गामा याद रखना पड़ेगा, और याद नहीं भी रहे तो सीपी बाई सीवी से निकालना आना चाहिए, यस सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए, ठीक यस है। सर। तो ये गामा की वैल्यू 5/3 है, ये सीधी सीधी से बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि सर टेम्परेचर हमें निकालना है, वॉल्यूम हमें पता है कि इनिशियल वॉल्यूम इज V, तो फाइनल वॉल्यूम इज 2V। तो जो हम यहाँ पर रिलेशन यूज करेंगे टू फाइंड द टेम्परेचर विल बी T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1, ये यूज कर सकते हैं। यस सर। आपको मालूम है कि T1 is equal to 300, that is already known to you. V1 is V to the power 5/3 minus of 1, ठीक है, क्योंकि आपसे कहा है कि डबल कर देना है। और यस सर। T2 की वैल्यू हमें चाहिए भाई, यही तो हमें चाहिए, और ये हम लिख सकते हैं twice of V to the power 5/3 minus of 1। यस इज इट सर। करेक्ट? तो यस T2 सर। की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो 300 हो जाएगा। ये ये कितना हो जाएगा, ये 300 V से V कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 to the power 5/3 minus of 1। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/3, तो 2/3, तो 300 इंटू 1/2 इंटू ये कितना हो गया सर, ये हो गया 2/3। यस सर। तो ये कितनी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाइड बाई, इसको कैसे निकालोगे 1/2 टू द पावर 2/3 को।
ये हो जाएगी ऐसे ऐसे निकाल पाएंगे? लॉग से ले लेंगे। हाँ लॉग ले सकते हो, लेकिन और कुछ आसान तरीका? स्क्वायर टू द पावर 1/3 करें तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। 2 की पावर 1 माइनस 1/3 ले लो। और 2 की पावर 1 माइनस 1/3, हम्म, तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है? तब भी तो वो 1/3 वाला आ ही रहा है ना। 1/3 का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। नहीं सर, लॉग ही देना पड़ेगा, और कुछ तो है नहीं। तो लॉग लेके बताओ तो कितना आ रहा है? ये वैल्यू चाहिए ना, तभी तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। लॉग लेके देखिए कितना आ रहा है। कुछ आ रहा है ये? सही है, तो ई की पावर में आएगा ना फिर आंसर मेरा, ई की पावर तो 1/5। बहुत कठिन काम हो जाएगा। खैर, तो इससे जो भी टेम्परेचर आए वो मेरे को देखना पड़ेगा। यहाँ वरना पर सर ई की अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ेगी। अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ेगी। 1/2 अप्रोक्सीमेशन लो तो कितना आ रहा है? ये आ जाएगा अराउंड 1/2 का स्क्वायर कर सकते हो ना इसको, तो 1/4 और 1/4 का क्यूब रूट निकाल लो। 1/4 का क्यूब रूट कर सकते हैं ना अपन। 1 डिवाइडेड बाई 4 0.25, और 0.25 का क्यूब रूट, इसमें क्यूब रूट का वैल्यू नहीं है। क्यूब रूट ऑफ 0.25, क्यूब रूट 0.25, ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 0.629, 0.63 मान लो इसको। यस सर। ठीक है, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.63 करेंगे तो कितना आएगा? 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.63, ऑलमोस्ट 189। ये 0.63 मान लो अप्रोक्स, तो ये आ जाएगा आपका 189, है ना। तो T2 पता चल गया आपको। यू यस गॉट द सर। फाइनल टेम्परेचर, राइट। अब आपको फाइनल टेम्परेचर पता है, इनिशियल टेम्परेचर पता है, तो आप वर्क डन में ये सीधा उठा के रख दो, यहाँ से उठा के रख दो, गामा की जगह 5/3 लिख दो, वर्क डन निकल आएगा। ठीक है, खत्म। कोई यस रॉकेट सर। साइंस? नहीं एक सर। बार और सॉल्व करो, है ना। ये याद रखना पड़ेगा, बट दिमाग चलाना पड़ेगा कि सर कौन सा इक्वेशन अपने को यूज करना है। एक और क्वेश्चन करो, फिर आगे पढ़ेंगे। इरेज करूं? कर दो सर। ठीक है। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन, भाई आपसे बोला गया कि 1 मोल ऑफ, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और ये गैस है अपनी, इनिशियली एट प्रेशर ऑफ एंड टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर जो है ये सर 10 टू मुझे द ना एक पावर डाउट 5। है जी पूछिए। सर, जैसे कि अगर एक क्वेश्चन होता है उसमें इनिशियल टेम्परेचर हमें मतलब लाइक अराउंड 200 मतलब ज्यादा दे रखा होता है, मतलब 100 डिग्री सी के अराउंड, मतलब 373 केल्विन। तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम फिर वाइब्रेशन वाले भी काउंट करते हैं, और ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल तुम्हारी भी आवाज काउंट बहुत करते ज्यादा ब्रेक हुई है, तो मेरे को कुछ भी नहीं समझ आया। हैं। लो सर, आपकी अब आवाज आएगी? बहुत ज्यादा ब्रेक हुई है, तो मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। अब बताइए। सर मैं कह रहा था, जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करते हैं तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तभी हम वाइब्रेशनल वाली और दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम यस, ढूंढते हाँ, हैं। तभी वाइब्रेशनल, और वो जनरली तुमको होगा नहीं। टेम्परेचर हाई, बहुत हाई होना चाहिए, मतलब ऐसा समझ लो कि 1000 केल्विन से ज्यादा, या ऐसे 1000 समझ लो केल्विन। 500 केल्विन से ज्यादा, मान लो 500 केल्विन से ज्यादा। यस सर। ठीक है, अगर वो 500 केल्विन से ज्यादा हो रहा है तो फिर शायद आपको वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 500 केल्विन से ज्यादा अगर गैस का टेम्परेचर हो रहा है तो तो आप फिर उस सर केस वो में वाइब्रेशनल गामा भी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लगाएंगे। चेंज हो जाएगा, सीपी बाई सीवी। हाँ, वहां पर सीपी बाई सीवी
चेंज हो जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा। ठीक है, यस सर, 1+2/f होगा ना, तो f चेंज हो हाँ, जाएगा। बस नंबर कुछ नहीं, फॉर्मूला जो तुमने रटा है वही रटोगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो चेंज होगा, वो इसलिए चेंज होगा क्योंकि आपका सीबी और सीपी और सीवी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि अगर आप सीपी और सीवी के फॉर्मूले में देखेंगे तो एफ आता है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस सर, तो सर जैसे अगर हमें कभी किसी हम्म, क्वेश्चन में इनिशियल टेम्परेचर मान लो 500 केल्विन दिया हुआ है, तो जो मैं उसके लिए गामा निकालूंगा वो 500 केल्विन के अकॉर्डिंग ही निकालूं। 500 के केल्विन के अकॉर्डिंग ही, मतलब हाई नेग्लेक्टिंग द टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। नेग्लेक्ट करूं या नहीं करूं अगर हाई नहीं, टेम्परेचर? नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। देखो ऐसे जो है ना, जनरली अब ये कंफ्यूजिंग स्टेट है, तो जनरली ना आपको क्वेश्चन में वो मेंशन कर देंगे कि टेम्परेचर इज वेरी हाई या कंसीडर द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसा कुछ अच्छा। मेंशन करेंगे, या फिर टेम्परेचर की वैल्यू इतनी ज्यादा लेंगे कि आपको हम्म। वो डिग्री ऑफ फ्रीडम खुद ही समझ में आएगा कि हमें वाइब्रेशनल कंसीडर कर लेना चाहिए। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। तो खैर, वरना कुछ भी मेंशन नहीं है तब तो आप नॉर्मल करिए सॉल्व। ठीक है सर, मतलब 500 अब 600 केल्विन हो तो मैं नहीं लूं? नहीं, हम्म। ठीक है, तो आप देखो, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ कि n इज इक्वल टू 1 मोल है, आपका टेम्परेचर आपको इनिशियल पता है 300 केल्विन है, प्रेशर इनिशियल पता है कि 300 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। आपसे कहता है कि ये जो गैस है वो एक्सपैंड कर रही है आइसोथर्मली। सर ये टेम्परेचर इनिशियल या फिर प्रेशर है जो आपने पास्कल में लिखा, क्या है? ये प्रेशर है सर। प्रेशर होना चाहिए। हो गया यहाँ तक? आगे यस बढ़ो। सर। ठीक है, एक्सपैंड्स आइसोथर्मली अंटिल इट्स वॉल्यूम, आइसोथर्मली अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। हम्म। ठीक है, उसके बाद आपसे कहता है कि एंड देन एडियाबेटिकली क्या, until its volume is again doubled। अब स्टेटमेंट आपको खुद ही समझना है। यस सर, पहले वॉल्यूम हमने डबल किया, फिर डबल का डबल हुआ है, यही मतलब हुआ, मतलब अगेन 2v का इट्स 4v डबल्ड। हो जाएगा। हाँ, तो आपको बताना है कि सर इसमें फाइनल प्रेशर पी फाइनल की वैल्यू क्या होगी, फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, और वर्क डन बताना है आपको आइसोथर्मल में, और वर्क डन आपको बताना है एडियाबेटिक में। ओके ठीक है, सर। और इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गामा की वैल्यू 1.4 दे रखा है। ठीक है, गामा की वैल्यू 1/4 दे रखा है, 1.4। अब आपको ये चीजें सॉल्व करनी है। सर ln कैसे करोगे? 2.693 होगा। वर्क डन नहीं नहीं, ln2 लॉग, मतलब ln में लूँ तो मैं नेचुरल लॉग। log 2.301। ln सर, बेस ई। नहीं, बेस ही का मुझे भी नहीं पता, मैं बेस 10 बता सकता हूँ। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि उसमें कन्वर्ट कर लीजिए ठीक है, 2.303 में। थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ती है, बट ठीक है मैं कर लेता हूँ।
सर 1720। चलो देख लेते हैं। आइसोथर्मल पहला निकालना है ना, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हमें निकालना है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर हमारा हो गया 300, तो 2.303। पता नहीं तुम्हें लॉग ज्यादा कैसे आ गया। नंबर ऑफ मोल्स इज 1, ये 8.3। ठीक है, और क्या है, नंबर ऑफ मोल 1 है, ये इंटू 300 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, तो मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ V2 by V1, V2 ट्वाइस ऑफ V by V, क्योंकि पहले आपने आइसोथर्मली वो करा है ना, तो डबल कर दिया तो लॉग 2 आ गया सीधा सीधा, और हमने इसको 10 के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया जनरल लॉग में, तो जनरल लॉग का हमें याद रहता है 0.301। हाँ सर यही करा है मैंने भी, इसी से आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपको निकल आएगा क्या, इससे आपको निकल आएगा वर्क डन, कौन सा, आइसोथर्मल वाला। ठीक है, अब इसमें आते हैं फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर भी हमें निकालना है, तो फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर अपन कैसे निकालेंगे, तो चलो देखते हैं। टेम्परेचर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल वाले पार्ट में तो सीधी सीधी सी बात ये है कि साहब टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसमें तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, तो पीवी बराबर कांस्टेंट, P1 V1 है बराबर ना। P2 बिल्कुल सही, तो P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक है, सीधी सी बात, तो P1 V1 आपको मालूम है, P1 की वैल्यू पता है 10 to the power 5, ये V इज इक्वल टू हमें P2 चाहिए, और ये हमारा 2V, ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया, तो P2 की वैल्यू हाफ हो गई, P2 की वैल्यू हाफ हो गई, मतलब 0.5 इंटू 10 to the power 5। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, खत्म। अब आते हैं वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में अपन कौन सा वर्क निकालें, तो देखो अपने को फाइनल प्रेशर पता चल गया, अपने को इनिशियल प्रेशर पता है। ठीक है ध्रुव भाई, अपने को फाइनल प्रेशर पता है, अपने को इनिशियल प्रेशर पता है, और अपने को वॉल्यूम्स भी पता है, क्योंकि एडियाबेटिक में टेम्परेचर तो चेंज होगा। सर मेरे को एक डाउट है, जैसे अभी ये प्रोसेस खत्म हुआ, फिर दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस शुरू हुआ। हाँ, तो दूसरे वाले में हमें ये दूसरे इनिशियल बन वाले गया। के लिए P2 इसका इनिशियल नहीं हो गया? हाँ, दूसरे वाले के लिए ये इनिशियल हो गया। यस सर। ठीक है, तो दूसरे वाले के लिए इनिशियल हो गया, तो प्रेशर हमें पता है दूसरे वाले केस में, ये इनिशियल नहीं होता, तो प्रेशर हमें पता है इनिशियल, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इनिशियल वॉल्यूम हमारा 2V हो जाएगा, और फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा इस प्रोसेस का, 4V हो जाएगा। यस सर। तो हम फाइनल प्रेशर निकाल सकते हैं। यस सर। मतलब इसका फाइनल प्रेशर, मान लो एडियाबेटिक प्रोसेस में, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस अगर हम बात करें, तो सर एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने बोला कि हमारा जो P2 है दैट विल बिकम इनिशियल, तो हमारा जो इनिशियल प्रेशर है दैट विल बी 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, और हमारा जो फाइनल प्रेशर है वो अपने को पता नहीं है, वो निकालना है। इनिशियल वॉल्यूम हमारा 2V है, और फाइनल वॉल्यूम तो हमारा सीधा सीधा 4V है सर। सर तो दोनों इक्वेशन लग जाएंगे ना इसमें। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे एडियाबेटिक T प्रोसेस की में पावर 1 हम, माइनस गामा, T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा, और दूसरी इक्वेशन TB की पावर गामा माइनस 1, मतलब T1 इंटू V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू इस T2 केस में जो प्रेशर, इस केस में भी हमसे प्रेशर और टेम्परेचर पूछा है, फिर वर्क डन पूछा है। एक तो आइसोथर्मल के केस में आपने प्रेशर और टेम्परेचर निकाला और वर्क डन निकाला, इसमें तो भी सर प्रेशर इसमें पहले टेम्परेचर वो वर्क डन, निकालना पड़ेगा ना। वो सिंपली लिख लो ना, P इनिशियल इंटू 2V टू द पावर गामा, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, फाइनल प्रेशर इंटू 4V टू द पावर गामा। यस सर ऐसे ही। तो फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 2V और 4V, तो ये फिर से V कैंसिल, ये 1/2 टू द पावर गामा, और गामा की वैल्यू 1.4, गंदी सी वैल्यू खैर नहीं सॉल्व कर रही है, ये 1/2 टू द पावर 1.4 है। ठीक है, अभी फुर्सत में बैठ के दिमाग लगाना, ये प्रेशर का रिलेशन आ जाएगा, मतलब ये प्रेशर निकल आएगा। अब इसी तरह से हमें टेम्परेचर के लिए क्या करें ध्रुव भाई, तो क्या अपन लिख सकते हैं T2V2 टू द पावर गामा -1, इस वाले पार्ट के लिए T1V1 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2V2 टू द पावर गामा -1। अब यहाँ पर जो इनिशियल टेम्परेचर वो तो अभी भी 300 रह गया, V1 की जगह हम लिख सकते हैं 2V। ठीक है, और गामा की वैल्यू कितनी है, तो 1.4 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये T2 हमें चाहिए, 1.4 माइनस ऑफ 1। यस सर। क्लियर है, कर लेंगे, यस सर। आगे बढ़ जाओ, नोट कर लिया हो तो।
सर पेपर में ऐसी कैलकुलेशन आ सकती है 1/2 के बाद 1.4? जनरली तो आती नहीं है, बट बुरे वक्त का किसी को नहीं पता, तो बट सर लॉग जनरली आती नहीं है। टेबल। तब तो लॉग टेबल आपको लेना ही पड़ेगा, हम्म। वहां पर लॉग टेबल आपको मिलता है, या तो फिर वो वैल्यू दे देंगे आपको, यस सर, हो सकता है है। ना, वो क्वेश्चन में वैल्यू मेंशन कर देंगे। वैसे बहुत कम चांस है कि आपको इस तरह से क्वेश्चन वो पूछे कि उसमें अजीब सी वैल्यू दे दे, ठीक है, वो चांसेस कम होते हैं। हम्म। आगे बढ़ जाए सर। यस सर। ठीक है, अब आगे एक और छोटा सा पॉइंट सुनिएगा, कभी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, आपने दो चार प्रोसेस पढ़े, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक एंड आइसोकोरिक। हम्म। The last process which you have to understand is polytropic process. हम्म। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कोई रॉकेट साइंस प्रोसेस नहीं है, सीधी सी बात समझो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है ये यही होता है, पीवी इज इक्वल टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। रादर मैं इसको एक्स गामा नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, इसको मैं इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं, पीवी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर कोई प्रोसेस ऐसा हो जिसमें ये जो एक्स है ना, इस एक्स की वैल्यू ना तो 1 हो ना ही नॉर एक्स इज इक्वल टू गामा, समझ में बात, दैट यस इज सर। सीपी बाई सीपी। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें जिसमें आपका जो एक्स है वो ना तो गामा हो और ना ही 1 के बराबर हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा इज 5/3, एम आई यस राइट? सर। यस सर। अगर मुझसे कहे कि भाई मैंने कोई मोनो एटॉमिक गैस लिया और उसमें जो उसकी वैल्यू है ना, वो जो ये क्या कहते हैं सीपी बाई सीवी की जो वैल्यू ली गई है, या वो इक्वेशन ऑफ स्टेट के लिए जो पावर का कांस्टेंट लिया गया है वो 5/2 है। आई बात समझ में? तो अगर ये 5/2 हो गया, मोनो एटॉमिक गैस बोला उसने, बट हमें वैल्यू दे दिया पावर की 5/2 इंस्टेड तो ऑफ 5/3, पॉलिटिकल हो गया। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा, सीधी सी बात। ठीक है, यस सर। उसमें वर्क डन कैसे निकलेगा? वर्क डन वही निकलेगा, बस सिर्फ गामा की जगह आप एक्स यूज करेंगे जो आपको गिवन होगा। यस सर। सर ठीक है, पॉलिट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का मतलब ही यही है, मैथमेटिकली ही मतलब ही इसका यही है कि ऐसा कोई सा भी प्रोसेस, ठीक है, जिसमें आपके 1 या गामा के बराबर वैल्यू नहीं हो। मतलब वो गैस, देखो एक तो मोनो एटॉमिक गैस का मतलब ये होगा कि सर 1 होता है ना, या डायटोमिक का मतलब 2 होता है, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा, नहीं 1 से होता बहुत है। ज्यादा, है ना, पॉली का मतलब मीनी। ठीक है, सर। तो ये एक्स की मीनी वैल्यू हो सकती है, गामा की वैल्यू फिक्स होती है ना, जैसे मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी है? 5/3 है। मोनो एटॉमिक है तो गामा की वैल्यू 5/3, क्या उसकी वैल्यू 5/3 के अलावा कुछ हो सकती है फॉर द मोनो एटॉमिक गैस? नहीं सर, कुछ और होगी तो फिर वो पॉलिट्रॉपिक। हाँ, मतलब पॉलीट्रॉपिक में उसकी वैल्यू फिक्स्ड 5/3 नहीं है। पॉलीट्रॉपिक का मतलब ये हो गया कि मैं एक्स की वैल्यू 1 भी ले सकता हूँ, 1.2 भी ले सकता हूँ, 1.3 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ उसी मोनोएटॉमिक गैस के लिए। यस सर। समझ में आई बात? इसीलिए इसका नाम पॉलीट्रॉपिक है। पावर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, कुछ भी हो सकती है। ठीक, तो इस केस में अगर हम वर्क डन निकालें तो कैसे निकलेगा? सेम फॉर्मूला यूज करिएगा जो आप एडियाबैटिक प्रोसेस में यूज करते हैं, बस इसमें सर आप वो ऐसे तो लिख ये लीजिएगा, मैंने पॉलिट्रॉपिक प्रोसेस मैंने कहीं केमिस्ट्री में पढ़ा था, तो उसमें सिर्फ शायद वो पढ़ा हो। लिखवा रखा था कि क्या? इसमें जो हीट एनर्जी होती है मतलब वो रिलीज हो जाती है थोड़ी सी, मतलब पूरी तरह वो तो खैर कांस्टेंट नहीं होती, हीट वो ट्रांसफर होता है। केमिस्ट्री वो तो केमिस्ट्री वाले का जो केस होगा वो केमिस्ट्री वाला समझेगा, हम्म। है ना, तो वो तो स्पेशली केमिस्ट्री वाले का कोई केस होगा, यस क्योंकि सर। हम लोग उस पर बात तो करते नहीं है ना, तो हमारे लिए तो बस ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही है सर। ठीक है सर। पॉलीट्रॉपिक हम इस तरह से समझते हैं कि भाई अगर हमारी कोई भी पर्टिकुलर गैस है और उसका जो पावर की गामा जो के वैल्यू अलावा ली कुछ गई भी है पावर आ वो रही है गामा वन या पे। 1 के अलावा कुछ भी ले ली गई हो, ठीक है, हम्म। तो उस केस में हम उसको पॉलीट्रॉपिक कहेंगे। ओके सर। क्लियर है सर? यस सर। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि इस पूरे प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट अगर आप लिखना चाहें
तो इस पूरे प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट भी आप लिख सकते हैं। इसमें आप स्पेसिफिक हीट कैसे लिखेंगे तो मैं बता देता हूँ। स्पेसिफिक हीट मतलब यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ C फॉर दिस प्रोसेस। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक हीट देखो डेल्टा U प्लस ऑफ डेल्टा W लिख सकते हैं। पहली बात तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो मुझे एक बात बताइए कि आप डेल्टा U को हमेशा CV डेल्टा T फॉर 1 मोल लिखना हो तो, ठीक है, माइनस ऑफ NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय, ये माइनस NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं हम इसको? गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। यही लिखा है, यही वर्क डन। यस सर, x माइनस 1 वन माइनस, होगा इसमें। हाँ, तो इसमें ये गामा की जगह ये क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? x माइनस 1, ठीक। और Q को अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर जो Q है उसको हम क्या लिख सकते हैं? CP डेल्टा T। CP डेल्टा T। अगर मान लो कि C इज द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, तो हम जनरली इसको सिंपली Q को C टाइम्स ऑफ डेल्टा T भी लिख सकते हैं या नहीं? सोच के देखिए। मोलर स्पेसिफिक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, या मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं ये कह रहा हूं कि मोलर स्पेसिफिक हीट अगर गैस की दे दी हो तो इसको हम सिंपली C डेल्टा T लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से डेल्टा T हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? CV माइनस ऑफ NR अपॉन X माइनस ऑफ 1, यही आएगी क्या? यस सर। बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा और दिमाग तुम्हारा परेशान करूं तो ये देखो, CV को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको याद हो तो। CV कैन बी रिटन एज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस ऑफ NR अपॉन X माइनस ऑफ 1, क्योंकि CV जो हमारा वो है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम R और गामा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? CP माइनस ऑफ CV इज इक्वल टू R होता है, तो CV को इज इक्वल टू CP माइनस ऑफ R लिखा जा सकता है, ठीक है। तो CV को इज इक्वल टू CP माइनस ऑफ R लिखिएगा आप। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो CP को गामा के टर्म्स में आप कैसे लिख सकते हैं? तो ये देखिए, CP बाई CV इज इक्वल टू गामा होता है, ठीक है। तो RC हो जाएगा, मतलब है ना, तो ये गामा CV हो जाएगा, ये गामा टाइम्स ऑफ CV माइनस ऑफ R, ऐसे ही तो लिखेंगे हम। यस सर, समझ गया कैसे है। ठीक है, तो यहाँ से आप CV कैलकुलेट कर सकते हैं, वो गामा के टर्म्स में आ जाएगा और R के टर्म्स में नहीं समझे? आ गया इस सर। R को इधर ले आओ और इसको ऐसे ले लो, तो ये गामा माइनस 1, ये CV नहीं हो गया? तो CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 आ गया। तो ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। नोट करिए। अब ये तामझाम मैंने क्यों बताया, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ फिर आगे बात करता हूँ। यस सर, कर लिया नोट। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैंने आप बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, वो ढूंढना, वो जेई एडवांस में किसी साल पूछा गया था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है वो क्वेश्चन। आपसे बोला कि फॉर एन आइडियल गैस CP बाई CV इज इक्वल टू गामा है, मतलब गैस के लिए CP बाई CV गामा के बराबर है, ठीक है। गैस का तो CP बाई CV गामा ही रहेगा ना, भले अगर आपने PV टू द पावर गामा की जगह कुछ और रख दिया तो वो पॉलीट्रॉपिक हो गया, बट गामा तो गामा ही है ना, चाहे वो प्रोसेस कोई सा भी हो, एडियाबेटिक हो कि पॉलीट्रॉपिक हो, गामा फॉर द गैस इज फिक्स्ड, राइट। तो आपसे बोला गया है कि इट हैज बीन टेकन बाय अ प्रोसेस जिसमें गैस इज टेकन थ्रू अ प्रोसेस in which P is equal to AV to the power B है। बताओ ये कैसा प्रोसेस होगा? P is equal to A to the power, sorry, P is equal to AV to the power B है।
ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच हीट कैपेसिटी, और याद रखिए हीट कैपेसिटी जब सिंपली कहूं तो मोलर हीट कैपेसिटी इज 0। पहले तुम ध्रुव भाई हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कैसा प्रोसेस है जिसमें P इज इक्वल टू ए V टू द पावर B है। ये प्रोसेस कैसा है, यहां से कोई ये प्रोसेस समझ में आ रहा है कि ये प्रोसेस कैसा है? पहले बताओ भाई, प्रोसेस तो हमें ये समझ में आता है कि PV है ना, अगर PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो। अच्छा यहाँ पर याद रखना A और B दोनों वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू, P की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है ना, तो उधर जाके PV हो A जाएगा। एंड B, हाँ A एंड B आर कांस्टेंट। तो पहली बात तो ये है सर कि हमें प्रोसेस ये पता है, या तो ये ऐसे हो या PV टू द पावर गामा हो इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमें प्रोसेस पता है। तो यहाँ पर हमसे ये गामा भी नहीं बोला और V का पावर 1 भी नहीं बोला, तो इसका मतलब है कि ये तो भाई हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है सीधा सीधा, और इसको हम लिख सकते हैं PV टू द पावर माइनस और B इज इक्वल टू A, वेयर A इज कांस्टेंट, B इज कांस्टेंट। ठीक है, तो सीधी सीधी सी बात आ गई कि ये बोल सकते पॉलीट्रॉपिक जी। हैं, आइसोथर्मल बोल सकते हैं ना। आइसोथर्मल कैसे बोल सकते हैं? आइसोथर्मल तब बोल सकते हैं जब PV टू द पावर 1 हो। हाँ भाई आइसोथर्मल के प्रोसेस में V का जो पावर है दैट शुड बी 1। P इक्वल टू एनआरटी वाले में P इक्वल टू K होता है। हाँ, इसमें नहीं बोल सकते। हाँ लीनियर होना चाहिए, इसमें बिल्कुल नहीं बोल सकते। अगर क्योंकि अगर ये B के बारे में उसने बोला ही नहीं ना 1, अगर ये B के बारे में 1 बोल दे तो फिर तो एक अलग ही बात हो गई। यस सर, समझ गया। अच्छा एक बात और याद रखिए कि B के बारे में 1 के साथ साथ उसको +1 कहना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर भी अगर -1 भी हो जाता तो भी हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कहेंगे। सर -1 होगा तो बोल सकते हैं ना, 1 पे नहीं बोल सकते। -1 का क्या मतलब होगा भाई? PV के बाद माइनस भी है ना सर, तो तो B -1 होगा -1, तभी PV बराबर के होगा। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि P बाई V इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा ना भाई। नहीं तो सर इसमें माइनस बी है ना, PV के बाद -B, तो जब B -1 होगा तभी तो PV आएगा। हाँ नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि B की वैल्यू, ये जो पावर है ना B, उसकी वैल्यू अगर 1 होती सच दैट कि V टू द पावर ये -1 भी होता तब भी ये आइसोथर्मल नहीं होता। यस सर, वो PV होना चाहिए, मैं समझ गया। PV होना चाहिए, मतलब पावर शुड बी +1, सीधी सीधी सी बात है। तो चलिए अगर ये देख रहे हैं हम, तो इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? तो वी कैन कंपेयर दिस विद PV टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी से हम कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज इट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो x की वैल्यू दैट इज -b। अब हमसे बोला है कि मोलर स्पेसिफिक हीट शुड बी इक्वल टू 0, इसका मतलब है C की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यही तो मतलब हुआ। तो अब आपको अगर ये याद रहेगा तो आगे कर पाएंगे आप। R अपॉन गामा -1, R अपॉन x -1 मैंने बोला था ना यहाँ पर, अभी जस्ट फॉर्मूला आपको लिखवाया, देखिए सर R अपॉन गामा -1 माइनस NR x -1 अपॉन यही x तो -1। n की वैल्यू हमने दी नहीं है 1 मान लो, तो यही लिखेंगे सीधी सी बात, एंड दिस होल मस्ट बी इक्वल टू 0। इक्वेट कर लो, B की वैल्यू निकल आई है। यस सर। तो बेसिक आइडिया समझ में आ गया कि प्रोसेस कोई सा भी हो, यस सर, समझ गया। ठीक है, प्रोसेस कोई सा भी हो सकता है। अगर वो हमारा गामा के बराबर नहीं आ रहा V का पावर, तो वो एडियाबेटिक भी नहीं होगा, फिर उस केस में उसका नाम पॉलीट्रॉपिक है। तो कभी भी टर्म पॉलीट्रॉपिक होगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इरेज कर रहा हूं। यस सर। अब देखिए, अब आते हैं हम दूसरी बात पे। अभी वैसे हमने क्वेश्चन करे भी थे, साइक्लिक प्रोसेस पे क्वेश्चन हमने करा भी है, और हमने ये देखा भी है कि वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज नथिंग बट दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एरिया ऑफ द साइकिल इटसेल्फ, है ना। जो साइकिल की एरिया बन रही है बस उसी के बराबर वर्क डन होता है। सीधी सीधी बात हमने ये देखा भी है अभी, ठीक है। तो अब आते हैं, देखो ये जो हम कार्नोट्स इंजन अभी पे डिस्कशन में कर दूंगा, बट उसमें भी हमें क्या निकालने को वो बेसिकली कहेंगे, तो हमें इफिशियंसी निकालने को कहेंगे। तो देखो कार्नोट्स अगर स्पेशली, फिर से कट गई। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज काफी कट रही है, बीच में गायब हो गई थी, मुझे लगा आप बोल नहीं रहे। नहीं नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ। अभी आ रही है?
हेलो यार ये क्या हो रहा है? अभी आ रही है? सर सर कट रही है सर। रिकनेक्ट करो, रिकनेक्ट।